बात कोई 15 साल पुरानी है। एक बड़े नामचीन प्राइवेट अस्पताल के सर्जन एक जटिल ऑपरेशन करके अपने हाथों पर लगे खून को धो रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई है। उन्होंने पलट कर देखा, किंतु पीछे कुछ भी नहीं था। उनको लगा कि ये उनका वहम था। वे फिर अपने हाथ धोने में मशगूल हो गए। अचानक उन्हें फिर से किसी के होने का एहसास हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई प्यासा जानवर अपने होठों पर जीभ फिरा रहा है। उन्हें ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई जीभ लपलपाता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा है। उन्होंने डरते डरते पीछे देखा और उनके मुंह से एक घुटी घुटी चीख निकल गई। कौन है वहाँ? उन्होंने पूछा। उनके पीछे एक बड़ा सा साया खड़ा हुआ था, एकदम काला साया। उसका पूरा चेहरा बड़े बड़े बिखरे बालों से ढका हुआ था और उस काले साये जैसे चेहरे पर दो बड़ी बड़ी आंखें दिख रही थीं, जो दिए जैसे चमक रही थीं। उसने एक भयंकर आवाज़ निकाली और अचानक बाथरूम में लगा बल्ब खन की आवाज़ किए किरचे किरचे होकर बिखर गया। अब वहाँ लगभग अंधेरा था। डॉक्टर साहब के तो जैसे प्राणी फुटबॉल बन गए और उनकी धड़कनें खिलाड़ी बनकर उनके प्राणों से खेलने लगी। कौन हो तुम? उन्होंने जैसे अपने जिस्म की बची कुची शक्ति का एक एक कतरा जमा करके मरीसी आवाज़ में पूछा। प्यासी, खून की प्यासी। उन्हें ऐसी आवाज़ आई जैसे कई सारी औरतें एक साथ मिलकर उनके कान के अंदर चिल्लाती हो। वह डर कर बेहोश से होने लगे। तभी एक डरावने साये ने उन्हें पकड़ लिया और उनके ऊपर झुक गया। डॉक्टर ने बमुश्किल आंखें खोली तो उन्हें नजर आया कि खंजर जैसे लंबे नुकीले चमकते हुए दो दांत, जिन पर लगा सूखा हुआ खून, इस विषम परिस्थिति में भी उन्हें स्पष्ट नजर आ रहा था और जो उनके भय को बहुत अधिक बढ़ा रहा था। डॉक्टर साहब छटपटाकर छूटने की कोशिश करने लगे, किंतु वे खंजर जैसे दांत और लंबे होकर उनकी गर्दन में पैबस्त हो गए और उन्हें लगा कि कोई उनके बहते खून को चुस्की लेकर पी रहा है। सुबह डॉक्टर साहब की निष्प्राण पीली पड़ चुकी देह वहीं बाथरूम के फर्श पर मिली, जिसके गले पर दो छोटे निशान थे और शरीर में खून का आखिरी कतरा तक नहीं था। ब्लड बैंक हॉस्पिटल के निचले तल पर था। रात हो चली थी। वहाँ का कर्मचारी अपनी ड्यूटी खत्म करके जल्दी में घर के लिए निकला। अपनी जल्दबाजी में वह ये नहीं देख पाया कि कब उसके हाथ में एक रिस रहे पैकेट से खून लग गया। बाइक सवार वह कर्मचारी सुनसान अंधेरे में ज्यों ही शहर के बाहर पहुंचा, उसे लगा सामने कोई बड़ा सा काला साया खड़ा है। साया पूरा अंधेरे में समाया था। सामने दिख रही थी तो बस उसकी दिए सी जलती लाल लाल आंखें। अभी ये कर्मचारी उसे देखकर मुड़कर भागना ही चाहता था कि एक बड़ा सा पंजा उसकी गर्दन के गिर्द आकर उंगलियां उसकी गर्दन में लिपट गई और उसे उठाकर साये के एकदम नज़दीक ले गई। डर के मारे उसका गला सूखकर धीमी पड़ती सांसों के साथ गूं गूं की आवाज़ निकालने लगा। जीभ सूखकर तालू से चिपक गई। गले पर पड़ते दबाव के साथ ही उसकी आंखें बाहर को उबलने लगी। अभी वह कुछ समझ पाता कि उस साये के मुंह से दो दांत बाहर आकर खंजर की भांति चमकने लगे। उन पर पहले से लगा सूखा खून उसे साफ नजर आ रहा था। इससे पहले कि ये चीख पाता या बचाव कर पाता, वे खूनी खंजर सरीखे दांत इसके गले में पैबस्त हो गए और इसका बेजान शरीर
एक और लुढ़क गया। सुबह हो चली थी। आते जाते लोगों ने सड़क पर पड़ी लाश की सूचना पुलिस को दे दी। ये क्या है कपिल? तुम्हारे इलाके में एक ही अस्पताल के 2 लोगों की लाशें एक ही जैसी हालत में 2 अलग अलग स्थान पर मिली है। पूरे शहर में डर का माहौल है और तुम अभी मिस्ट्री में ही उलझे हो कि ये किसी पारलौकिक शक्ति का काम है। सुपरिंटेंडेंट साहब इंस्पेक्टर कपिल पर बरस रहे थे। सर, हमने दोनों बॉडी का बहुत बारीक निरीक्षण किया है। उनके गले पर लगे दांतों के निशान किसी भी जानवर के दांतों से मैच नहीं करते। फिर डॉक्टर की बॉडी 5th फ्लोर पर मिली है, जहां किसी भी इतने बड़े जानवर का बिना किसी की नज़र में आना इम्पॉसिबल है। रही बात शहर के बाहर मिली लाश की, तो सर उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान पाए गए हैं, जो निशान इंसान की उंगलियों जैसे है। अलबत्ता कोई फिंगरप्रिंट्स हमें नहीं मिली है, लेकिन इसका कारण ये भी हो सकता है कि कातिल ने ग्लव्स पहन रखे हो। इंस्पेक्टर कपिल अपनी छानबीन की रिपोर्ट देने लगा। बट कपिल, दोनों की बॉडी में खून की एक बूंद तक नहीं मिली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बहुत हैरत वाली है। कहाँ गया इनकी बॉडी से सारा ब्लड? सुपरिंटेंडेंट साहब ने सवाल किया। सर, मुझे डाउट है कि कोई ऐसा गैंग एक्टिव हुआ है जो लोगों का ब्लड चुरा रहा है और हमें गुमराह करने के लिए किसी जानवर के दांत जैसा निशान छोड़ रहा है। कपिल अनुमान से बोला। रॉन्ग। अगर ब्लड ही चुराना होता तो अपराधी सीधे ब्लड बैंक भी तो लूट सकते थे ना। ऐसे 5वीं मंजिल पर डॉक्टर और जंगल में कर्मचारी, क्या बात है कपिल। फिर भी तुम हर पॉइंट पर जांच करो और जो भी हेल्प चाहिए हमसे कहो। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। डिपार्टमेंट की रेपुटेशन का सवाल है कपिल, सो प्लीज टेक दिस मैटर वेरी सीरियसली एंड केयरफुली। इतना कहकर सुपरिंटेंडेंट साहब बाहर चले गए। कपिल पीछे से एरिया ठोकते रह गया। कपिल बार बार दोनों बॉडी के फोटोग्राफ्स को ध्यान से देख रहा था। दोनों ही बॉडी पर लगे दांतों के मार्क्स एकदम सेम थे। दोनों बॉडी का खून भी निकाला गया था सेम तरीके से, लेकिन एक पर फिंगरप्रिंट्स और दूसरा विदाउट प्रिंट। कपिल अपना सिर ठोकता रह गया। ओह! अचानक वह चौंकते हुए उछल पड़ा। यानी किसी ने इस निशान वाली डबल बैरल सिरिंज बनाई है, जिससे वह बॉडी से ब्लड खींच रहा है। डॉक्टर विरोध नहीं कर पाए, सो नो मार्क्स ऑन नेक एंड दैट मैन वाज ट्राई टू डिफेंस, सो कपिल की आंखें चमकने लगी और वह निकल पड़ा अपनी रिपोर्ट के साथ सुपरिंटेंडेंट के पास। अभी वह ऑफिस पहुंचा ही था कि सुपरिंटेंडेंट साहब की तेज आवाज उसके कानों में पड़ी। ये क्या हो रहा है कपिल? तुम्हें पता है अस्पताल के पास वाली पुलिस चौकी का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र, अभी अभी उसकी डेड बॉडी भी उसी हालत में मिली है जिस हालत में डॉक्टर और ब्लड बैंक इंचार्ज की मिली थी। सुपरिंटेंडेंट साहब के माथे पर एसी की ठंडक में भी पसीना दिख रहा था। क्या जवाब दे हम ऊपरी अधिकारियों को और मीडिया को? आओ हमारे साथ। सुपरिंटेंडेंट साहब लगभग दौड़ते हुए गाड़ी में बैठ गए। उनके पीछे पीछे कपिल भी गाड़ी में जा बैठा। 3 दिन में 3 लाश और कातिल का कोई सुराग नहीं, और आज तो समाज के रखवाले खुद पुलिस वाले की लाश मिली है उन्हीं के बाथरूम में। तो क्या पुलिस अब खुद की सुरक्षा में भी नाकाम है? क्या होगा आम जनता का? एक पत्रकार हाथ में माइक लिए जोर जोर से बोल रहा था। उसके सामने चैनल का कैमरामैन था। आइए पूछते हैं पुलिस सुपरिंटेंडेंट साहब से। रिपोर्टर उनकी गाड़ी रुकते ही उनकी ओर लपका। हाँ सर, आप बताइए ये शहर में क्या हो रहा है? 3 दिन में 3 लाशें अलग अलग जगह पर मिली है, लेकिन कत्ल का तरीका हर बार सेम। तो आज तो हद होगी। आपका एक सब इंस्पेक्टर, वो भी पुलिस चौकी के बाथरूम में, आपका क्या कहना है सर? बताइए। शहर की जनता अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और आपसे सच जानना चाहती है।
आखिर कौन है इन हत्याओं के पीछे? कोई गैंग या फिर कोई जंगली जानवर, या फिर ऐसी अफवाह है कोई सुपरनेचुरल शैतानी शक्ति? रिपोर्टर ने माइक सुपरिंटेंडेंट साहब की ओर बढ़ाया। देखिए, हम जनता को भरोसा दिलाते हैं कि बहुत जल्द इस कातिल को पकड़ लिया जाएगा। मैं लोगों से शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील करता हूँ। इतना कहकर सुपरिंटेंडेंट साहब जल्दी से चौकी के अंदर चले गए और इशारे से कपिल को बाकी भीड़ को बाहर ही रोकने के लिए निर्देश दिया। भीड़ का बंदोबस्त करते जैसे ही कपिल अंदर गया, सुपरिंटेंडेंट साहब ने उसे इशारा करके कहा, देखो इसके गले पर लगे निशानों को। बाकी बॉडीज पर भी निशान सेम थे? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे लगता है कि कोई ब्लड लूटने वाला गैंग ही एक्टिव हुआ है, जो डबल निडल की सिरिंज यूज करके ब्लड निकाल रहा है। मैं आपको यही बताने आया था कि कपिल अपनी रिपोर्ट देते हुए बोला। लेकिन सारे कत्ल अस्पताल या आसपास के लोगों के ही क्यों? पता लगाओ कपिल, कहीं इन लोगों की किसी से लड़ाई तो नहीं हुई, या कोई ऐसी वारदात जिसमें ये तीनों एक साथ शामिल हो। और यदि हुए तो पता लगाओ इनमें इनके साथ और कौन कौन लोग थे, ताकि सुरक्षा देकर उनको बचाया जा सके। इतना कहकर सुपरिंटेंडेंट साहब तेजी से निकल गए और कपिल एड़िया ठोकता रह गया। सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र अकेले अपने ऑफिस में बैठा था। आज उसने एक पार्टी में कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। वह पानी पीने के लिए गिलास उठाने लगा, लेकिन असंतुलित होकर गिलास गिर गया और टूट गया। सुरेंद्र भी खुद की झोंक में नीचे गिर गया और गिलास का एक टुकड़ा उसकी उंगली में छेद कर गया। उसी के साथ उसकी उंगली में से खून टपकने लगा। सुरेंद्र हाथ धोने के लिए बाथरूम में आया। अभी उसने टोटी खोली ही थी कि उसे लगा जैसे पीछे कोई है। उसने पलट कर देखा, एक बहुत बड़ा काला साया उसके पीछे खड़ा था। वही काला साया जो डॉक्टर के पीछे खड़ा था। उसे देखकर सुरेंद्र बहुत घबरा गया। उसकी टांगें कांपने लगी। उसका पूरा बदन पसीने से नहा गया। उसने पलटकर पीछे हटना चाहा, लेकिन भयानक साये ने अपना चेहरा उसके गले पर झुका दिया। तभी दो बड़े खंजर जैसे दांत उसके मुंह से निकलकर सुरेंद्र की गर्दन में घुस गए और खच की आवाज़ के साथ ही उसकी गर्दन से खून की धार उबल पड़ी, जिसे उस साये की लपलपाती जीभ ने लपक लिया और एक बूंद भी जाया नहीं होने दी। जब बहुत देर तक सुरेंद्र बाहर नहीं आया तो उसके स्टाफ ने अंदर जाकर देखा और उसकी रक्त विहीन लाश देखकर उनमें अफरा तफरी मच गई। कई दिन की कमर तोड़ मेहनत और छानबीन के बाद आज कपिल अपनी रिपोर्ट के साथ सुपरिंटेंडेंट साहब के सामने बैठा था। सर, बहुत मेहनत के बाद एक ऐसा केस मिला है जिसमें कहीं ना कहीं ये तीनों लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन सर, केस इतना खास नहीं है कि उसकी वजह से कोई इनकी हत्या करे। कपिल फाइल आगे बढ़ाते हुए बोला। सुपरिंटेंडेंट साहब ने फाइल में नज़र गड़ाते हुए सवालिया आवाज़ की। सर, कोई 6 महीने पहले एक महिला के ऑपरेशन का केस आया था अस्पताल में, जिसे सर्जन डॉक्टर भाटिया हैंडल कर रहे थे। ऑपरेशन थोड़ा जटिल था तो डॉक्टर साहब ने 4 यूनिट ब्लड अरेंज करने को बोला। उस महिला का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था, जो रेयर ब्लड ग्रुप है। हॉस्पिटल में उस ग्रुप का 1 यूनिट ही पड़ा था। उस महिला का गरीब पति सारे शहर के ब्लड बैंक और अस्पताल में घुमा, लेकिन बदकिस्मती से उसे उस दिन उस ग्रुप का ब्लड नहीं मिला। बहुत मुश्किल से वह गरीब आदमी 2 यूनिट ब्लड का इंतज़ाम कर पाया। पता लगा है कि वह ब्लड उस आदमी ने बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा था, इतनी ऊंची कीमत पर कि उसकी झोंपड़ी तक बिक गई थी। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया
उस दिन उसकी डॉक्टर भाटिया और ब्लड बैंक के इंचार्ज से बहुत बहस हुई थी। उसके बाद वह आदमी पुलिस चौकी में भी गया था, सुरेंद्र के पास रिपोर्ट लिखाने। उसका कहना था कि अस्पताल वालों ने उसकी पत्नी को ब्लड चढ़ाया ही नहीं, बल्कि उसे ऊंची कीमत पर किसी और को बेच दिया। लेकिन सुरेंद्र ने उसे वहां से भगा दिया था। कपिल एक सांस में सारी बात कह गया। तो क्या उस आदमी ने कत्ल किया है? उस आदमी को ढूंढा तुमने? सुपरिंटेंडेंट साहब ने सवाल किया। वह तो अभी अपने तो बच्चों के साथ शहर छोड़ गया है साहब। उस घटना के बाद किसी ने उसे नहीं देखा, कपिल ने बताया। कपिल, पकड़ो उसे। वह आदमी कातिल हो सकता है। जरा सोचो, उन घटनाओं को 6 महीने हो गए और किसी ने उसे नहीं देखा। तो क्या ये नहीं हो सकता कि वो रिवेंज प्लान कर रहा हो? सुपरिंटेंडेंट साहब तनिक जोर से बोले। लेकिन सर, वो तो बहुत गरीब आदमी था। ऐसी सब प्लानिंग के लिए उसके पास। कपिल ने कुछ बोलना चाहा। कुछ भी हो सकता है इंस्पेक्टर। हमें हर छोटे से छोटे पॉइंट पर नजर रखनी होगी, सुपरिंटेंडेंट साहब ने कहा। जी सर। इतना कहकर कपिल एड़िया ठोककर जाने लगा। सुनो, क्या तुमने पता लगाया कि उस दिन हॉस्पिटल में उस रेयर ब्लड ग्रुप वाला दूसरा मरीज कौन था? जाओ पता करो और मिल जाए तो उसकी सुरक्षा का इंतजाम करना, सुपरिंटेंडेंट साहब ने गंभीर होकर कहा। ओके सर। कपिल बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सैल्यूट करके निकल गया। कपिल अस्पताल के 6 महीने पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहा था कि उस दिन ओ नेगेटिव ब्लड वाले कितने लोग एडमिट हुए थे। सेठ गणपत गुप्ता। ओह, तो उस दिन सेठ गणपत भी एडमिट हुए थे अस्पताल में, जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। लेकिन उन्हें तो उल्टी और दस्त ही हुए थे। उसमें तो ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कपिल अपना सिर ठोकते हुए खुद से ही बोला। अभी कपिल छानबीन कर ही रहा था कि उसका मोबाइल बजने लगा। आरती कॉलेज से लौट रही थी। कॉलेज शहर के बाहर एकांत में था। कई बार इधर से ऑटो लेने में दिक्कत होती थी। आरती को प्रैक्टिकल क्लास में थोड़ा लेट हो गया और जब तक वह बाहर आई उसके साथ की लड़कियां जा चुकी थी। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद भी उसे ऑटो नहीं मिला तो वह पैदल ही घर की तरफ लौटने लगी। आरती अपने विचारों में खोई धीरे धीरे सड़क के किनारे चल रही थी। अगस्त का महीना था। बारिश 2-4 दिन में हो ही जाती थी, अतः सड़क के किनारे बड़ी बड़ी घास और झाड़ियाँ उग चुकी थी। अचानक एक झाड़ी का बड़ा सा कांटा आरती के पाँव में चुभ गया और उसे खींच कर निकालने में आरती के पाँव से खून रिसने लगा। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया और वह वहीं घास पर बैठकर अपना खून घास तोड़ तोड़ कर साफ करके फेंकने लगी। दोपहर का समय था। कोई भी उधर से नहीं गुजर रहा था। अगस्त की दोपहर में यूं भी ज़्यादातर लोग घरों में ही आराम करते हैं। अभी आरती को कुछ मिनट ही हुए थे कि अचानक हवा तेज होने लगी। हवा में अजीब सी साए साए हो रही थी, जैसे कोई बवंडर आया हो। आसमान में भी काली घटा छाने लगी थी, जबकि आसपास धूप पसरी हुई थी। आरती को बहुत अजीब लगने लगा। उसे ये सब बहुत असामान्य लग रहा था। अतः उसने घबराकर अपने भाई को फ़ोन किया। हेलो, कपिल ने जेब से मोबाइल निकालकर कान से लगाते हुए कहा। भैया, आरती बोल रही हूँ। इधर से घबराती हुई आवाज़ आई। अरे आरती, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? और तू बोल कहाँ से रही है? कपिल ने परेशान होते हुए पूछा। भैया, मैं कॉलेज से आ रही हूँ। आरती ने उसे सारी बात बताई। अच्छा, घबरा मत, मैं 10 मिनट में पहुँचता हूँ। और सुन, खून रोकने के लिए गाँव को कस कर पकड़ या फिर घास को चबाकर लेप लगा ले। ऐसे खून इधर उधर मत फैला। मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर कपिल गाड़ी लेकर जल्दी से निकल गया।
रास्ते में कपिल सोच रहा था कि कहीं वह खून का प्यासा शैतान, उफ, कहीं सच में शैतान मेरी बहन के आसपास हुआ तो नहीं। उसका पांव एक्सीलेटर पर जम गया और गाड़ी हवा से बातें करने लगी। आरती बहुत घबरा रही थी। उसे डरावनी आवाज़ें आ रही थी। वातावरण में ऐसी दहशत फैली थी कि परिंदे भी डर कर उड़ रहे थे। अभी आरती इधर उधर देख ही रही थी कि उसे एक बहुत बड़ा चमगादड़ जैसा काला साया आसमान से उसकी ओर आता दिखाई दिया। उसे देखकर आरती की चीख निकल आई। वह डरावना साया इंसानी आकार लेता हुआ उसके नज़दीक आने लगा। उसका चेहरा बहुत बड़ा और डरावना था। उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे। अंगारे जैसी आंखें उस अंधेरे में दूर से ही चमक रही थी। उसके मुंह से दो बड़े बड़े खंजर जैसे दांत बाहर झांक रहे थे। आरती घबराकर चीखने लगी। तभी उसे दूर से पुलिस की जीप आती दिखी और आरती ने उस तरफ दौड़ लगा दी। आरती जैसे ही गाड़ी की तरफ दौड़ी, उसे ठोकर लगी और वह गिर पड़ी। लेकिन तब तक कपिल उसके पास पहुंच चुका था। वह विकराल काला साया आरती के पीछे लपका, किंतु आरती को छू पाता उससे पहले कपिल उसे उठाकर गाड़ी में बैठा चुका था। कौन हो तुम? कपिल उस साये से मुखातिब होते हुए बोला। इस साये ने बहुत डरावनी आवाज़ निकाली और कपिल पर झपटा। कपिल बिस्तर निकाल पर उस पर तानते हुए बोला, रुक जाओ, मुझे पता है कि तुम एक बहुरूपी हो। अब बस करो, अपने अपराधों को रोक दो और खुद को कानून के हवाले कर दो। तुम्हारी पत्नी अपनी बीमारी में मरी थी। उसे खून चढ़ाने में अस्पताल में कोई लापरवाही नहीं हुई थी। साये का जोर का अट्टहास्य गूंज उठा। इंस्पेक्टर, मैं पति नहीं, खुद विमला हूं। मुझे पता है उन्होंने खून का क्या किया। कोई नहीं बचेगा। मेरी मौत का बदला सबको चुकाना होगा। उसकी तेज आवाज़ बहुत भय उत्पन्न कर रही थी। मैं नहीं मानता ये आत्मा, ये भूत। मुझे पता है तुम कौन हो। तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कपिल फिर जोर से बोला। उस साये ने जोर की आवाज़ निकाली और कपिल की पुलिस जीप हवा में लहराने लगी। ये देखकर कपिल बहुत डर गया। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी बहन को तुमने क्यों? कपिल अब घबरा कर बोला, प्यास, मेरी खून की प्यास। बस साया विभत्सता से हंसने लगा। तभी उसने हाथ हिलाया और गाड़ी जोर से जमीन पर गिरी। उसी के साथ आरती भी बाहर गिर गई। गिरने की वजह से आरती के सिर में चोट आई थी और उस चोट से भी खून बह रहा था। उस साये के मुंह से बहुत वहशियत भरी आवाज़ निकली और उसकी लाल सुर्ख जीभ मुंह से बाहर लपलपाने लगी। उसने आरती की तरफ रुख किया। कपिल ने पिस्तौल का रुख उसकी तरफ करके फायर कर दिया। बस साया गुस्से में उसकी तरफ पलटा। कपिल ने आंखें बंद करके 2 फायर किए, लेकिन गोलियां उस साये के बदन से पार निकल गई और वह जोर से हंसने लगा। तब तक आरती को होश आ चुका था। वह तेजी से गाड़ी में बैठी और गाड़ी स्टार्ट करके कपिल के पास ले आई। कपिल जल्दी से जीप में बैठ गया और आरती ने जीप दौड़ा दी। साये ने उनका पीछा नहीं किया और इसी वजह से उनकी जान में जान आई। कपिल काली मंदिर के महंत जी के सामने बैठा था। ये तो बहुत ताकतवर आत्मा है इंस्पेक्टर। महंत जी ने सारी बात सुनकर ध्यान लगाकर बताया। पहले तो वह केवल अपना बदला लेने आई थी, लेकिन हर बार खून पीने के बाद उसकी शैतानी वहशत और शक्ति बढ़ती जा रही है। अब वह सामान्य चुड़ैल नहीं है, अब वह बन चुकी है खून की प्यासी।
महंत जी ने गंभीर होकर कहा। लेकिन महंत जी, कोई उपाय तो होगा? कपिल ने घबरा कर पूछा। उपाय तो है, लेकिन बहुत खतरा है उसमें। वो आत्मा बहुत शक्तिशाली और खूंखार हो चुकी है। उसके हमले में किसी की जान भी जा सकती है। महंत जी बोले। क्या उपाय है? कपिल ने पूछा। हमें कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जिससे ये बदला लेना चाहती है। हमें इस आत्मा के लिए जाल बिछाना होगा। हमें उस व्यक्ति को घायल करके उसका खून निकाल कर आत्मा को समर्पित करना होगा। महंत जी ने योजना बताई। गणपत गुप्ता, कपिल बड़बड़ाया। कौन गणपत? महंत जी ने पूछा। कपिल ने 6 महीने पहले की पुरानी सारी घटना और उससे जुड़े लोगों की मौत के बारे में विस्तार से महंत जी को बताया। ओह, तब तो तुम्हें जल्द गणपत को मेरे पास लाना चाहिए ताकि मैं उसकी सुरक्षा का प्रबंध कर सकूं। महंत जी ने कहा। जी, कोशिश करता हूं। कपिल उठकर चलने लगा। और एक काम करना, उस औरत से जुड़ी कोई चीज़, उसके शरीर का अंश या उसके पहने हुए वस्त्र भी खोजने की कोशिश करना। उससे उस पर काबू पाना आसान होगा। महंत जी बोले। प्रयास करूंगा महंत जी, कपिल ने कहा और लौट आया। महंत जी ने काली माता के मंत्र से अभिमंत्रित 2 रक्षा सूत्र कपिल को दिए थे, जिन्हें नहा धोकर धूप दीप से जगाकर एक खुद कपिल और एक आरती को पहनना था। मंदिर से लौटकर कपिल ने अभिमंत्रित डोरा आरती को देकर उसे कुछ दिन कॉलेज न जाने की हिदायत दी और उसके गांव के ठीक न हो जाने तक उसे बाहर कहीं न जाने को कहा। उस दिन की जी तोड़ मेहनत के बाद आखिर कपिल ने विमला के पति को ढूंढ ही लिया। वो गांव में रहकर मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहा था। उसकी माली हालत बहुत खराब थी। गांव के बाहर फूस से उसने एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई थी। कपिल ने उससे उसकी पत्नी के विषय में पूछा। साहब, मेरी औरत बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने बोला कि उसे बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, इसे तुरंत खून चढ़ेगा। तो मैं विमला को शहर ले आया साहब। मेरी 2 बीघा ज़मीन और गांव का मकान सब इसके इलाज में चला गया। लेकिन साहब, फिर भी मैं अपने बच्चों की मां को बचा ना सका। मैंने उनके बताए खून का इंतज़ाम कर लिया था साहब, लेकिन मुझे उस दिन बस 2 पैकेट खून ही मिला था। मैंने अस्पताल वालों से कहा था कि बाकी का इंतज़ाम आप करवा दो, तो उन्होंने मुझे ब्लड बैंक में भेज दिया। वहाँ के इंचार्ज ने मुझसे 10,000 रुपये मांगे। मैंने उन्हें इंतज़ाम करके 6,000 रुपये दे दिए साहब। बाकी के लिए मैंने कहा था कि रुपये 2 दिन में दे दूँगा, चाहे खुद को बेचना क्यों ना पड़े। लेकिन साहब, तभी कोई सेठ अस्पताल में आया। उसे भी उसी खून की ज़रूरत थी जिसकी मेरी विमला को थी। साहब, अस्पताल वालों ने मेरा लाया खून भी उस सेठ को बहुत मोटे पैसों में बेच दिया और मेरी विमला को मार दिया। मैं पास की चौकी में रिपोर्ट लिखवाने गया था तो वहाँ के दरोगा ने मुझे मारकर भगा दिया। उसने भी अस्पताल और सेठ के पैसे खाए थे। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ऊपर से मेरी विमला की लाश देने के लिए मुझसे 5,000 रुपये और मांगे। वह रोने लगा। साहब, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरे पास पैसे, जो कि कोई 3,500 रुपये थे, लेकर मेरी विमला की लाश मुझे दी साहब। मैं उसका अंतिम संस्कार भी ठीक तरह से नहीं कर पाया। चिता के लिए लकड़ियों के भी पैसे नहीं थे, तो उसकी लाश को आधे कफन के साथ दफन करना पड़ा साहब। विमला का पति हरिराम अब बाकायदा रोने लगा। कपिल ने उसे सांत्वना देते हुए चुप कराया और उसके रहने खाने का इंतज़ाम करने का वादा करके उसे अपने साथ शहर ले आया। शहर आकर कपिल ने विमला के बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया और उन्हें रहने के लिए अपने ही घर के नीचे एक कमरा दे दिया। हरिराम को उसने अपने घर पर ही काम पर रख दिया। अभी शहर में कोई और घटना नहीं हुई थी। 2 दिन बाद कपिल हरि को लेकर महंत जी के पास आया और इन्हें विमला के दफन की बात बताई।
ओह, यानी ठीक से अंतिम संस्कार न होने के कारण विमला भूत बन गई है और अपना बदला लेने के लिए खून की प्यासी चुड़ैल बन चुकी है। अब हमें उसकी लाश को निकालकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा, महन जी ने कहा। क्या? मेरी विमला चुड़ैल, खून की प्यासी, क्या कह रहे हैं साहब आप? हरिराम आश्चर्य से चौंक उठा। हाँ हरिराम, विमला बहुत खतरनाक खूंखार चुड़ैल बन चुकी है। वह लोगों को मारकर उसका खून पी रही है। अभी तक वह 3 लोगों को मार चुकी है। उसने तो मेरी बहन आरती पर भी हमला किया था। वह तो ईश्वर की दया हो गई और हम बच गए। कपिल ने हरि को सारी सच्चाई बताई। क्या तुम्हें याद है हरि कि तुमने विमला की लाश कहाँ दफन की थी? महन जी ने पूछा। जी पंडित जी, वो रेल लाइन के किनारे टूटा मकान है ना, उसके पीछे, हरि ने याद करके बताया। ठीक है, कल हम उसकी लाश को निकालेंगे और उसका अंतिम संस्कार करेंगे। उसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी होगी और बहुत सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि चुड़ैल यह नहीं चाहेगी कि हम उसे मुक्ति दिलाएं। अभी उसका बदला अधूरा है। महन जी ने उसे सावधान किया। सभी ने महन जी से उनकी योजना समझी और तैयारी करने चले गए। अगले दिन सुबह महन जी, कपिल, हरिराम और साथ में कुछ पुलिस वाले रेल लाइन के पास टूटे हुए मकान के पीछे पहुंचे। महन जी ने हेरी से जगह पूछकर अपने थैले से कोई लाल पाउडर निकालकर एक घेरा मंत्र पढ़ते हुए बना दिया और सभी को ताकीद दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी इस घेरे से बाहर नहीं निकलेगा और किसी और की किसी भी आवाज़ पर ध्यान नहीं देगा। खासकर हरि, तुम उसकी किसी भी बात पर ध्यान मत देना, न उसके रोने पर न उसके डराने पर। उसके बाद महन जी ने मंत्र पढ़ते हुए वहां खोदने का इशारा किया। जैसे ही पहला फावड़ा मारा गया, एकदम से तेज हवा चलने लगी। सारा आसमान काली घटा से भर गया। बहुत डरावनी आवाज़ें आने लगी, जैसे बहुत सारे चमगादड़ों के उड़ने की आवाज़ हो। महन जी ने खुदाई चालू रखने को कहा और मंत्र पढ़कर कुछ लाल पदार्थ उड़ाने लगे। अचानक एक बहुत बड़ा साया उनकी ओर लपकता दिखाई दिया, किंतु घेरे के पास आकर एकदम से रुक गया। उसने बहुत डरावनी आवाज़ निकाली और अपने हाथ हवा में चलाने शुरू कर दिए, जिससे आसपास की सारी लकड़ियां एवं घास फूस हवा में बवंडर की तरह गोल गोल घूमने लगे। हवा की आवाज़ बहुत तेज हो रही थी। सभी लोग बहुत डर गए थे। तभी उस साए ने बहुत जोर से हंसना शुरू कर दिया। साए की खौफनाक हंसी ने उन सब की सांसें अटका कर रखती थी। सभी के चेहरे डर के मारे काले पड़ गए थे और पसीना धार से बह रहा था। तभी महन जी ने कोई मंत्र पढ़कर कुछ सिंदूर जैसा उस साए की तरफ उछाल दिया। उस साए की दर्द भरी चीख गूंजी और उसका चेहरा कुछ अस्पष्ट सा दिखने लगा। महंत, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? उसने डरावनी आवाज़ निकाली। उसकी आंखें लाल सुर्ख दिए सी जल रही थीं। विमला! तभी हरिराम ने जोर से आवाज़ निकाली, हालांकि उसकी आवाज़ भय से कांप रही थी। क्यों कर रही हो ये सब कुछ तुम? हरि ने अपनी आवाज़ से उसे शांत पड़ते देख दोबारा हिम्मत करके पुकारा। ये सब मेरे दुश्मन हैं। पहले तो इन्होंने मुझे बिना खून के मार दिया और अब मुझे मेरा बदला लेने से भी रोकना चाहते हैं, और तुम भी इनका साथ दे रहे हो। भूल गए मेरे दर्द को, मेरी तड़प को? कैसे इन लोगों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा था? क्या कसूर था हमारा? यही ना कि हम गरीब थे। अब उस साए में एक शक्ल सी बन रही थी। उसकी आवाज़ उदासी में डूब गई थी। लेकिन यूं लोगों को खून पीकर मारना ठीक है विमला? हरिराम फिर बोला। अब साया, जो पूरी तरह विमला जैसा दिखने लगा था, उसने हरिराम की तरफ नज़र घुमाई। सारे लोग तुम्हें खून की प्यासी चुड़ैल बोल रहे हैं।
छोड़ दे अपनी जिद, जो हुआ सो हुआ, हमारी किस्मत में वही लिखा होगा विमला। अब करने दे हमें तुम्हारी मुक्ति का काम, जा लौट जा। हरिराम हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मुक्ति, जैसे इन लोगों ने अस्पताल में मुझे दी थी वैसी मुक्ति? तुम तो हमेशा लोगों की बातों में आ जाते हो, विमला व्यंग से बोली। अब तक उसका चेहरा साफ दिख रहा था और उसकी विवशता भी लगभग खत्म हो चुकी थी। नहीं विमला, ये महंत जी तुम्हारा सही तरीके से अंतिम संस्कार कराएंगे, जिससे तुम्हें इस भूत की जिंदगी से निजात मिल जाएगी। हरि गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं, जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेती मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए। विमला गुस्सा करते हुए बोली और उसका चेहरा फिर से डरावना हो गया। विमला की बातों में ये लोग यह नहीं देख पाए थे कि कब हरिराम सुरक्षा घेरे से बाहर निकल आया था। कोई नहीं बचेगा अब, इतना कहकर फिर से डरावना साया बनकर जोर जोर से हंसने लगी और जब बाकी लोगों ने पलट कर देखा तब साया हरिराम को अपने आगोश में ले चुका था। ये देखकर सभी लोग भय से पीले पड़ गए। नहीं, सभी की चीख एक साथ उबल पड़ी। छोड़ दे चुड़ैल हरि को, महंत जी कुछ पढ़कर फूंकते हुए बोले। छोड़ दूंगी, पहले तुम लोग यहां से जाओ, विमला चीख कर बोली। ठीक है, जा रहे हैं। महंत जी ने सभी को इशारा किया और ये लोग पीछे लौटने लगे और इनके हटते ही साये ने हरि को इनकी तरफ उछाल दिया। अब ये लोग घेरे से बाहर थे, अतः चुपचाप लौट आए। अब बाहर आकर कपिल ने महंत जी से पूछा, हमने समझाया था हरि को कि उसकी बातों में मत आना, किंतु चुड़ैल अपनी चालाकी में सफल हुई। अब हमें दूसरी योजना बनानी होगी। इतना कहकर महंत जी कपिल के कान में अपनी योजना बताने लगे। सेठ गणपत गुप्ता कोई 60-65 साल के मोटे कद का व्यक्ति था। मालिक, कोई पुलिस इंस्पेक्टर आपसे मिलने आया है, उनके नौकर ने आकर उन्हें खबर दी। कहीं है इंस्पेक्टर, कैसे आना हुआ? गुप्ता जी पुलिस के आने से परेशान थे। क्या 6 महीने पहले आपको अनीमिया हुआ था, जिसमें अस्पताल में आपको ब्लड चढ़ाना पड़ा था? कपिल ने पूछा। नहीं तो, मुझे तो कभी खून चढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, गणपत सेठ ने बिना सोचे जवाब दिया। हमारे पास हॉस्पिटल के रिकॉर्ड है सेठ जी, देखिए, सच बताइए, कपिल सख्ती से बोला। मैं अस्पताल में गया था लेकिन मुझे कोई खून नहीं चढ़ाया, क्योंकि उस दिन मेरे ग्रुप का ब्लड अवेलेबल ही नहीं था। आप दोबारा रिकॉर्ड देख लीजिए, गणपत सेठ पूरे विश्वास से बोला। हमें सब पता है सेठ जी, आपने उस दिन 50,000 रुपये खर्च किए थे। जिन गरीब औरत के पति ने अपना सब कुछ बेचकर वह ब्लड अरेंज किया था, वह मरकर चुड़ैल बन चुकी है और उस केस से जुड़े लोगों को मारकर उनका खून पी रही है। अगला नंबर शायद आपका भी हो सकता है। कपिल ने सेठ को सारी बात बताई। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी वह चुड़ैल, सेठ मुस्कुराकर बोला। क्यों, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं सेठ जी? कपिल ने आश्चर्य से पूछा। अगर बिगाड़ सकती तो अब तक बिगाड़ लेती। जब टीवी पर 2 लोगों की चुड़ैल के खून पीकर मारने की खबर देखी थी, तभी मैं समझ गया था कि क्या चल रहा है। मैंने तभी कामाख्या के एक तांत्रिक से अपने घर का बंदोबस्त करवाकर सुरक्षा करवा ली थी। बाकी फिर भी मैं ध्यान रखता हूँ कि कभी मुझे चोट ना लगे और मेरा खून ना निकले, सेठ ने कुटिलता से हंसते हुए बताया। कब तक क्यों घर में कैद रहोगे सेठ? कभी तो बाहर आना पड़ेगा। आखिर ऐसे डर डर कर कब तक जी सकता है कोई आदमी? कपिल बोला। इसके लिए भी कवच है मेरे पास इंस्पेक्टर। अब देखो ना, इतने दिन हो गए, 3 लोगों को मारकर भी चुड़ैल मुझे छू तक नहीं पाई, आगे भी छू नहीं पाएगी इंस्पेक्टर। आपको हमारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप
बाकी लोगों की सुरक्षा की चिंता करो। गणपत अजीब ढंग से मुस्कुराने लगा। लेकिन तुम्हारे कारण ही वह औरत चुड़ैल बनी है। तुम्हें उसको खत्म करने में हमारा साथ देना चाहिए। कपिल ने गणपत को समझाने की कोशिश की। मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं इंस्पेक्टर, आप जाइए यहाँ से। गणपत ने रुखा सा जवाब दिया। कपिल चुपचाप वापस आ गया। अगले दिन कपिल महन जी के साथ सुपरिंटेंडेंट साहब के सामने बैठा था। क्या कहा तुमने? चुड़ैल, खून की प्यासी, सुपरनेचुरल पावर। हम क्या जवाब देंगे मीडिया को और लोगों को? सुपरिंटेंडेंट साहब परेशान होकर बोले। तो क्या योजना है आपके पास? हम नहीं चाहते कोई बात मीडिया में लीक हो जाए, इसीलिए चुपचाप इस प्रॉब्लम को खत्म करना होगा। सुपरिंटेंडेंट साहब ने कहा। सर, गणपत गुप्ता को हम क्या अरेस्ट कर सकते हैं? कपिल ने पूछा। नो, लॉजिकली इम्पॉसिबल। सुपरिंटेंडेंट साहब ने इनकार किया। लेकिन सर, उसके बिना हम उस चुड़ैल से तो। कपिल उदास होकर बोला। सर, आप एक वारंट साइन कर दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। मैं हरिराम की कंप्लेंट के आधार पर गणपत सेठ को पूछताछ के लिए बुलाना चाहता हूँ। कपिल ने तरीका बताया। ठीक है, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखना। सुपरिंटेंडेंट साहब ने परमिशन दे दी। सुबह सुबह गणपत सेठ अपने गार्डन में टहल रहे थे। तभी सब इंस्पेक्टर रोहित अपने साथ 2 कांस्टेबल लिए उनके सामने पहुंचा। चलिए सेठ, आपके नाम का वारंट है। किसी हरिराम ने आपके खिलाफ उसकी पत्नी विमला की मौत में हाथ देने की कंप्लेंट लिखाई है। रोहित ने सेठ को वारंट दिखाते हुए कहा। झूठ, झूठ है ये सब। ये साजिश है तुम पुलिस वालों की, मुझे बाहर निकालने की। मैं नहीं जाऊंगा तुम लोगों के साथ। गणपत गुस्से से बोला। चलना तो पड़ेगा सेठ, वरना हम जबरदस्ती ले चलेंगे। रोहित गुस्से में बोला। गणपत सेठ के पास कोई चारा भी नहीं था, अतः चुपचाप उनके साथ गाड़ी में बैठ गया। ये तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सेठ ने गाड़ी शहर से बाहर जाती देखकर चौंकते हुए पूछा। काली मंदिर। सब इंस्पेक्टर रोहित मुस्कुराकर बोला। काली मंदिर क्यों? सेठ ने पूछा। ताकि हम तुझसे सच उगलवा सकें। हम नहीं चाहते कि हमें तुम्हारे साथ सख्ती करनी पड़े, इसीलिए माता रानी के सामने तुमसे पूछताछ करेंगे। रोहित हंसने लगा। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा महन जी ने किसी हवन की तैयारी कर रखी है। साथ में कपिल, सुपरिंटेंडेंट साहब और बहुत से पुलिस वाले भी थे। ये सब क्या है एसपी साहब? मुझे ऐसे यहाँ क्यों लाया गया है? सेठ ने सुपरिंटेंडेंट साहब को देखकर पूछा। सेठ, तुमने उस दिन 50,000 में जो ब्लड खरीदा था ना, वह हरिराम बड़ी मुश्किल से अपनी सारी जायदाद बेचकर लाया था। उसके न चढ़ने से हरि की औरत मर गई। कपिल ने कहा। मैंने कोई ब्लड नहीं खरीदा था इंस्पेक्टर, वो तो खुद अस्पताल वालों ने मुझे। सेठ कुछ कहते कहते रुक गया। सेठ, तुम्हें पता है तुम्हारे कारण सारा शहर खतरे में पड़ा है। तुम्हारे कारण ही विमला खून की प्यासी चुड़ैल बन गई है। अरे तुम तो सक्षम थे, किसी भी बड़े शहर जा सकते थे। पैसा खर्च करके 2 घंटे में राजधानी तक पहुंच सकते थे। ऊपर से इतना बड़ा गुनाह करके झूठ बोल रहे हो कि तुमने ब्लड नहीं खरीदा। तुम्हें पता था कि अब ये सब होगा, तभी तुमने तांत्रिक से सुरक्षा कवच बनवाया। कपिल ने गुस्से से सेठ को देखते हुए कहा। आप लोग मुझसे क्या चाहते हो? सेठ घबरा कर बोला। चुड़ैल को बुलाने के लिए तुम्हारा खून चाहिए, महन जी ने गंभीर होकर कहा। अर्थात आप लोग मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हो, मुझे चुड़ैल के लिए चारा बनाना चाहते हो। सेठ गिड़गिड़ाने लगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा सेठ, लेकिन उस चुड़ैल के खात्मे के लिए तुम्हारा खून बहुत जरूरी है। महन जी ने अपने साथी को इशारा किया और वह सिरिंज लेकर सेठ गणपत गुप्ता की ओर बढ़ा। सेठ मजबूर था, अतः चुपचाप उन लोगों का साथ देता रहा। खून निकालने के बाद महन जी ने हवन बेदी में अग्नि प्रज्वलित की और कुछ मंत्र पढ़कर खून की कुछ बूंदें हवन में डाल दी। तभी अचानक
वातावरण में तेज हवाएं चलने लगी। आसमान में काली घटाएं छा गई और एक बहुत बड़ा अंधेरा साया तेजी से इन लोगों की तरफ झपटा। जैसे ही खून हवन में बढ़ा, वातावरण में अजीब सी हलचल होने लगी। अचानक भयानक आवाज़ करता हुआ वह डरावना काला साया इन लोगों की तरफ झपटा। उसे देखकर सेठ की चीख निकल गई। मैंने पहले ही कहा था तुम लोग मुझे चारा बना रहे हो। अरे ये चुड़ैल है, कोई इंसान या जानवर नहीं जिससे तुम लोग निपट लोगे। अब हम में से कोई नहीं बचेगा। सेठ गिड़गिड़ाते हुए बोला। कुछ नहीं होगा सेठ, तुम बस अपनी जगह से मत हिलना, चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए, बाकी सब हम देख लेंगे। महंत जी दृढ़ता से बोले। तभी वह साया अचानक आवाज़ करता इनकी ओर झपटा, किंतु अचानक चीख कर रुक गया, क्योंकि महंत जी ने अदृश्य सुरक्षा कवच निर्माण किया हुआ था। महंत, इसे मुझे दे दो, मैं अपना बदला लेकर चली जाऊंगी, साये ने अजीब सी आवाज में कहा। चली जा चुड़ैल, बहुत खून पी चुकी है तू अपने बदले की आग में। अब बस कर, अब तू किसी को मार नहीं पाएगी। जाना होगा तुझे इंसानों की दुनिया छोड़कर। महंत जी गुस्से में बोले और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। कोई नहीं बचेगा पंडित, सब मरोगे। मुझे तुम सबसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे तो बस अपना बदला लेना है। लेकिन तुम लोग मेरे रास्ते में आओगे तो कोई नहीं बचेगा। वह जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगी। बदला बदला बदला, इतने लोगों को मारकर भी तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ चुड़ैल। पूरा शहर तुम्हारी वजह से दहशत में है। इस बार इंस्पेक्टर कपिल चीख कर बोला। मेरा असली अपराधी तो ये सेठ ही है इंस्पेक्टर, बाकी तो बस इसके पैसे खाए हुए कुत्ते थे और कुत्ते की मौत मार दिए गए। लेकिन ये सेठ, इसके लिए मैंने कितने दिन इंतज़ार किया, कितनी बार मैंने इसके घर पर जाकर इसे मारना चाहा, लेकिन इसने अपने घर को मंत्रित कवच से किलित करवा रखा था। मैं इसका बाहर इंतज़ार करने लगी, लेकिन ये कभी अपने घर से बाहर नहीं निकला। तभी मैंने तुम्हारी बहन पर हमला कर दिया। मैं चाहती तो तुम दोनों को चुटकी में मसल सकती थी, लेकिन मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं बस तुम्हें डराना चाहती थी ताकि तुम्हारे जरिए इस सेठ तक पहुंच सकूं। और आज जब मेरी मंजिल मेरे सामने है तो तुम लोग बीच में आकर मेरे दुश्मन को बचा रहे हो। अरे तुम सब लोग अपनी फिक्र करो और जाओ यहाँ से, ये मेरा शिकार है। मैं चली जाऊंगी अपना बदला लेकर। विमला की आत्मा इन्हें डराते हुए बोली। तुझे खून चाहिए ना चुड़ैल, ये ले खून, कितना चाहिए ले ले। इतना कहकर महंत जी ने एक थैला उलट दिया, जिसमें से 4-5 यूनिट खून के पैकेट निकल आए। सब उसी ग्रुप का है चुड़ैल, जिसके लिए तूने ये सारा बवाल मचा रखा है। ले पी ले, जितना पीना है। महंत जी ने खून हवन में डालते हुए कहा। साए की आंखें गुस्से से लाल अंगारा हो रही थी। उसकी जीभ लंबी होकर किसी सांप की जीभ की जैसे बाहर लपलपा रही थी। महंत जी ने जल्दी जल्दी मंत्र पढ़कर सेठ का खून हवन में डालना शुरू कर दिया। 10-12 लोग रेलवे लाइन के किनारे टूटे मकान के पास इकट्ठा थे। यहाँ से वहाँ तक महंत जी सुरक्षा कवच का निर्माण करके गए थे। हमें इस दायरे में रहकर ही अपना काम करना है। गेरुआ वस्त्र पहने 2 लोग हाथ के इशारा करके बाकी लोगों को बता रहे थे। हरिराम, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम्हें इस बार बाहर की कोई आवाज़ नहीं सुननी है, बस अपना काम करना है, बिना डरे बिना रुके। उन्होंने हरिराम को समझाते हुए कहा। एक बार सारी योजनाओं को फिर से समझ लो। उन्होंने बाकी लोगों को देखते हुए कहा, जिनमें कुछ स्थानीय मजदूर थे और कुछ पुलिस वाले। हमें सबसे पहले यहाँ एक चिता तैयार करनी है और इस कब्र को चारों तरफ से बहुत सावधानी से खोदना है। हमें यह ध्यान रखना है कि खुदाई के समय उसके कंकाल को जरा सा भी झटका न लगे। उसके बाद एक मशाल हरिराम के हाथों में तैयार करके हम जल्दी से
कंकाल को चिता पर रखकर उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। तब तक महंत जी उस आत्मा को इधर उधर उलझा कर रखेंगे, किंतु जैसे ही हम इसके कंकाल को हिलाएंगे वह गुस्से में भरकर इधर अवश्य आएगी और पूरा प्रयास करेगी हमें रोकने का, किंतु हमें बिना डरे अपना काम करते ही रहना है। ब्राह्मणों ने सारी योजना समझाई। ये सब लोग अपने काम में लग गए। दोनों ब्राह्मण मंत्र पढ़कर कुछ लाल पदार्थ बराबर हवा में उड़ा रहे थे। महंत, तुझे क्या लगा? मैं इस खून की प्यासी हूँ। मुझे जो चाहिए वह मैं खुद ले लूँगी। उसका इंतज़ाम तो तुम लोग मेरे लिए करके ही ले आए हो। आज कोई कवच मुझे नहीं रोक पाएगा। ये मेरा अंतिम अपराधी है। इसे मारकर मुझे शांति मिल जाएगी। मैं अपना बदला जरूर ले लूँगी, चाहे मुझे जलना ही क्यों ना पड़े। विमला की आत्मा गुस्से से चीखते हुए जोर जोर से हंसकर उन्हें डराने का प्रयत्न करने लगी। महंत जी मंत्र पढ़कर अब लोबान हवन यज्ञ में डालने लगे। नहीं महंत, तू मेरे गुस्से को भड़का रहा है, विमला गुर्रा कर बोली। उसने तेजी से अपने बाल झटके। तभी जोर की आंधी चलने लगी और जिसमें बहुत से सूखे पत्ते और धूल उड़ रही थी। उसकी वजह से उनके चारों तरफ धूल का गहरा पर्दा घूमने लगा, जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अब कोई नहीं बचेगा तुम में से। उड़ा दूंगी मैं तुम्हारे सारे सुरक्षा कवच। खून पीऊंगी मैं आज जी भर के। हाँ, मैं ही हूँ खून की प्यासी। मुझे खून की प्यास है। आज तुम सबका खून पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। उसकी तेज गुर्राहट से सारा वातावरण कांप रहा था। उसके विभत्स शब्दों से सभी लोग अब डरने लगे थे। तभी महंत जी ने सारा खून जल्दी से थैले में डाल दिया और सेठ का निकाला हुआ खून उस धूल के बवंडर में कुछ मंत्र पढ़कर उछाल दिया। अब उसके हंसने की जगह ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई कुत्ता पी रहा हो। उसकी लपलपाती जीभ खून का एक एक अंश समेट रही थी। उसका ध्यान इनकी तरफ से हट गया था। तभी महंत जी ने सभी को स्थिर होकर बैठने का संकेत किया और फिर से लोबान से हवन करने लगे। नहीं, विमला की आत्मा दर्द से चिल्ला उठी। महंत, तू ऐसे नहीं मानेगा, उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा। उसकी आंखें दिए सी चमक रही थी। उसके विभत्स चेहरे और लपलपाती जीभ के साथ ही उसके खंजर जैसे दो लंबे खून से सने दांत बाहर निकल आए थे। उसे देखकर लगता था मानो कोई कयामत ही उनके सामने आकर खड़ी हो गई हो। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि इनकी सांसें रुकने लगी थी। महंत जी लगातार मंत्र पढ़कर लोबान हवन में डाल रहे थे। उसके इस शब्द से जमीन कांप उठी। अचानक उसने चीखते हुए अपना हाथ बढ़ाया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसका हाथ सेठ गणपत गुप्ता को घेरे से बाहर उठा ले गया। हालांकि उसके पूरे हाथ से धुआं उड़ रहा था, किंतु उसने अपनी परवाह किए बिना अपने दांत सेठ के गले में धंसा दिए। बचाओ! सेठ की गुटी गुटी चीख निकल गई और साए की जीभ उसके गले से टपकते हुए खून का स्वाद लेकर चाटने लगी। उसने दोबारा अपने भयंकर दांत सेठ के गले में धंसा दिए। ये देखकर सभी लोग बहुत घबरा उठे। धोखा! तभी अचानक विमला दर्द से चिल्ला उठी और सेठ को फेंककर बाहर हो गई। चिता तैयार होते ही इन लोगों ने विमला का कंकाल जल्दी से उठाया और चिता पर रख दिया। तभी भयंकर डरावना शब्द निकालते हुए विमला वहां पहुंची। अग्नि दो चिता को जल्दी, हरिराम! दोनों ब्राह्मण एक साथ चिल्लाए। नहीं, मत करो ऐसा, विमला गिड़गिड़ाते हुए बोली। किंतु तब तक हरि ने चिता को आग लगा दी थी और विमला की आत्मा धुआं बनकर उड़ने लगी। सेठ का उसी अस्पताल में इलाज चल रहा था। 10 यूनिट खून चढ़ने के बाद भी उसकी हालत गंभीर थी। कभी कभी उसकी आंखें पीली पड़कर पथरा जाती थी और उसकी जीभ मुंह से बाहर आकर सांप के जैसे लपलपाने लगती थी।
तो बस इतनी थी आज की कहानी। आज की ये कहानी लिखी थी नरेंद्र शर्मा ने और जिसे आवाज़ दी थी मैंने, यानी नीलेश ने। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अपने सुझाव कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।